बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 84 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 85 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन कोऑपरेटिव वाले बोर्ड से चंद गज पहले ही सड़क पर पुलिस को खड़े देखकर शारक चौंक गया। सड़क पर पुलिस की वैन भी खड़ी थी और सड़क के वस्त में खड़ा हुआ एक पुलिस वाला कार को रोकने का इशारा कर रहा था। होशियार, शारक अपने साथियों को मुखातिब करते हुए बोला, मैं कार की रफ्तार कम करके बढ़ा दूंगा, तुम लोग फौरन ही फायरिंग शुरू कर दोगे, लेकिन ख्याल रहे कि कोई पुलिस वाला मरने ना पाए। पुलिस से हमारी दुश्मनी नहीं है, फिक्र ही ना करो शारक बाबू। जफरी ने जवाब दिया, अगर कोई पुलिस वाला हमारे हाथ से मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग तो हमें वैसे भी नहीं बख्शेंगे, इनके साथ रियायत करने का कोई फायदा नहीं होगा। शारक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार की रफ्तार कम कर दी। उसकी नजरें सर्च लाइट की तरह घूम रही थी। जो पुलिस वाला रुकने का इशारा कर रहा था उसके हाथ में कोई कागज भी था और उसे समझने में देर ना लगी कि उस कागज पर इनकी कार का नंबर लिखा हुआ था और पुलिस को इन्हीं की तलाश थी। जफरी, पप्पू और मौजू तैयार बैठे थे। उन्होंने राइफलें अपनी अपनी तरफ खिड़कियों के साथ लगा रखी थी। शारक ने कार की रफ्तार और कम कर दी। पुलिस वाले यही समझे कि कार रुक रही है। जो पुलिस वाला उन्हें रुकने का इशारा कर रहा था वहां से एक तरफ हट गया। करीब पहुंचती शारक ने अचानक ही कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ी। उसके साथ ही शारक के तीनों साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। उनकी राइफलों का रुख कदरे ऊपर की तरफ था। गोलियां पुलिस वालों के सरों के ऊपर से गुजर गई। पुलिस वाले बदहवास हो गए। वो इधर उधर दौड़े और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने संभल कर फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त जीटी रोड पर स्टेशन की तरफ से दो तांगे आ रहे थे। फायरिंग की आवाज से आगे वाले तांगे का घोड़ा बिदक गया। शारक ने बड़ी मुश्किल से अपनी कार को उससे बचाया। पुलिस वैन हमारे पीछे आ रही है शारक बाबू, पिछली सीट पर बैठे हुए जफरी ने कहा। फिक्र मत करो, वो हमें पकड़ नहीं सकेंगे, शारक ने जवाब दिया। वो कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। पुलिस की वैन खासी दूर थी और उससे मुसलसल फायरिंग हो रही थी। तुम लोग फायरिंग मत करना, शारक ने कहा। कार की रफ्तार खतरनाक हद तक तेज थी और फिर शारक ने कार को अचानक ही दाएं सिम तैदाब आते की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दिया। ये सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं थी और उस तरफ रोशनी भी नहीं थी। शारक कार की रफ्तार को बढ़ाता चला गया और फिर एक और मोड़ घूमते ही अचानक ही एक कुत्ता सामने आ गया। वो आवारा कुत्ता था जो दौड़ता हुआ एक तरफ से दूसरी तरफ जाना चाहता था। शारक ने कुत्ते को बचाने के लिए स्टीयरिंग घुमा दिया और उसके बाद कार पर काबू नहीं रख सका। कार एक जोरदार धमाके से एक दीवार से टकराकर उलट गई। उस वक्त पुलिस वैन भी उस सड़क पर मुड़ी थी। शारक की उल्टी हुई कार पुलिस वैन की हेडलैम्प्स की रोशनी में थी और फासला कम होता जा रहा था। कार एक कलाबाजी खाकर सीधी हो गई। कार के उलटने और उसके लगने वाले झटकों से शारक वगैरह का जोड़ हिल गया था। इस लिहाज से वो सब लोग खुशकिस्मत साबित हुए कि उनमें से किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। सिर्फ मौजू सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था। उसका सर डैशबोर्ड से टकराया। पेशानी पर एक जगह खाल फट गई थी और खून रिसने लगा था। मौजू के सिवा किसी और को तो इतनी चोट नहीं लगी थी। कार सीधे होते ही शारक ने पीछे मुड़कर देखा। उस वक्त पुलिस वैन गली में घूम रही थी। शारक अपनी तरफ का दरवाजा खोलने लगा लेकिन दरवाजा जाम हो गया। कोशिश के बावजूद वो उसे खोलने में कामयाब नहीं हो सका। ये दरवाजा जाम हो गया है, अपनी तरफ का दरवाजा खोलो, जल्दी करो, शारक ने अपनी सीट से मौजू की सीट की तरफ सिरकते हुए कहा। मौजू ने अपनी तरफ के दरवाजे के हैंडल में उंगलियां फंसाकर दरवाजा जोर से झटका। दरवाजा खुल गया। मौजू ने अपनी राइफल संभालते हुए बाहर छलांग लगा दी। शारक भी सीट पर सिरकता हुआ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। पिछली सीट पर बैठा हुआ पप्पू अपनी तरफ का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन शायद वो दरवाजा भी जाम हो चुका था। जफरी सीटों के दरमियान फंसा हुआ था। उसका दरवाजा भी जाम था। कार की दीवार से टकराने और कलाबाजी खाने से आगे पीछे की विंड स्क्रीन टूट गई थी और शीशे सीटों पर बिखरे हुए थे। दरवाजा नहीं खुल रहा तो छोड़ दो, शारक चीखा। अगले दरवाजे से निकल आओ, जल्दी करो। पप्पू आगे वाली सीट के ऊपर से कूदकर अगली सीट पर पहुंच गया और खुले हुए दरवाजे से कूद गया। वो अपनी राइफल भी ले आया। अब जफरी भी उसी तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रहा था कि फिदा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। पुलिस वैन ने फायर खोल दिया। चंद गोलियां कार पर लगी लेकिन वो लोग महफूज ही रहे। एक गोली पिछले एक टायर पर लगी। एक जोरदार धमाका हुआ और उसके पर खचे उड़ गए। शारक और पप्पू ने कार की आड़ में पनाह ले ली जबकि मौजूद छलांग लगाकर दीवार की आड़ में चला गया। वो तीनों पुलिस को रोकने के लिए फायरिंग करने लगे। जफरी अभी तक कार में ही फंसा हुआ था। शारक चीख कर उसे बाहर आने का कह रहा था और मिलाकर जफरी भी कार से बाहर आ ही गया और वो भी कार की आड़ में पोजीशन लेकर पुलिस वैन पर फायरिंग करने लगा। पुलिस वैन रुक गई और पुलिस वालों ने भी नीचे उतरकर वैन के पीछे पोजीशन ले ली थी। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही थी। पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज रहा था। शारक के हाथ में वो पिस्तौल था जिसे उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। वो इसकी गोलियां जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत कम फायरिंग कर रहा था, जबकि उसके साथी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। एहतियात से फायरिंग करो और गोलियां जाया मत करो, शारक चीखा। शारक बाबू, मौजू ने दीवार की आड़ से उसकी तरफ देखते हुए कहा।
मैं यहाँ आपको कवर दे रहा हूँ, आप तीनों गलियों में आ जाएं। ठीक है, हम तैयार हैं, शारिक ने जवाब दिया। मोजू ने दीवार की आड़ से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग इस कदर थी कि पुलिस वालों को वैन के पीछे दुबक जाना पड़ा। इस मौके से फायदा उठाते हुए शारिक और जफरी कार की आड़ से निकलकर दौड़ते हुए गली में आ गए। तुम लोग निकल जाओ, मैं पुलिस को यहीं कुछ देर के लिए रोकने की कोशिश करता हूँ, मोजू ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, तुम भी हमारे साथ ही यहाँ से निकलोगे, शारिक चीखा। ठीक है, तुम भागो, मोजू ने कहा और एक आखिरी बेस्ट मारकर तेजी से मुड़ा। शारिक वगैरह भी उसके साथ ही दौड़े थे। ये तंग सी पुरपीच गलियां थी। वो मुख्तलिफ गलियों में दौड़ते रहे। फायरिंग की आवाज दूर रह गई। गालिबन पुलिस वाले अभी वहीं थे। वो दौड़ते दौड़ते रुक गए। गली आगे से बंद थी। सामने दरअसल एक टूटा फूटा खंडरनुमा मकान था जो तारीकी में डूबा हुआ था। ये मकान गालिबन अरसा पहले टूट फूट गया था और उसके मकीन कहीं और चले गए थे। वो उस खंडर में घुस गए और टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए। मकान के ऊपर का हिस्सा भी खंडर बना हुआ था। एक कमरे की छत थी, वो भी शिकस्त था, जबकि 3 कमरों की छतें ही गायब थी। मकान के पिछवाड़े भी एक गली में थे। जमीन का फासला 23 फुट से कम तो किसी तरह भी ना था। वो उस खंडरनुमा मकान का जायजा ले रहे थे कि बाहर गली में दौड़ते हुए बारीक कदमों की आवाज सुनाई दी। शारिक और उसके साथी दीवारों की आड़ में हो गए, लेकिन बाहर से गालिबन उनमें से किसी को देख लिया गया था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां टूटी हुई दीवारों पर लग रही थी। फायरिंग एक लम्हे को रुक गई और एक भारी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। इस मकान को पुलिस ने घेरे में ले लिया है, तुम लोग बचकर नहीं जा सकोगे। बेहतर है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। जवाब में मोजू और पप्पू ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की तरफ से भी जबरदस्त फायरिंग होने लगी। शारिक बाहू, मोजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग पिछली तरफ से कूद कर निकल जाओ, मैं पुलिस को रोकता हूँ। ठीक है, शारिक ने कहा। यहाँ से निकलकर कहीं भी चले जाना, कल रात 9 बजे के बाद हवेली में मुलाकात होगी। उसने पप्पू और जफरी को इशारा किया। वो पिछली दीवार के करीब आ गए। पिछली तरफ तारीकी थी। पप्पू ने झुककर नीचे झांका और फिर दूसरे ही लम्हे उसने छलांग लगा दी। दब की आवाज सुनने के फौरन ही बाद जफरी और फिर शारिक ने भी छलांग लगा दी। ऊपर से जबरदस्त फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। मोजू पुलिस को रोके हुए था क्योंकि पुलिस मकान में दाखिल नहीं हो सकी थी। उस तरफ जल्दी, शारिक एक तरफ इशारा करते हुए दौड़ा। पप्पू और जफरी भी उसके साथ ही दौड़ने लगे। मोजू बड़ी दलेरी से पुलिस का मुकाबला कर रहा था। वो एक जगह रुककर फायरिंग करने की बजाय जगह बदल बदल कर गोलियां चला रहा था, ताकि पुलिस को यह तासर दिया जा सके कि वहां एक नहीं कई आदमी हैं। 6-7 मिनट गुजर गए। दफादन मोजू चौंक गया। 2 पुलिस वाले मकान की टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन पर फायरिंग करने के लिए मोजू को दीवार की आड़ से निकलकर सामने आना पड़ा। उसने राइफल का रुख पुलिस वालों की तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया, लेकिन राइफल से कोई गोली नहीं निकली। मैगजीन खाली हो चुका था। मोजू एकदम सन्नाटे में आ गया। वो वहां से हटना ही चाहता था कि 2-3 सिमतों से आने वाली लातादाद गोलियां उसके सीने में पेवस्त हो गईं। मोजू के जिस्म से खून के धारे बह निकले। उसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो लड़खड़ाता हुआ मकान की ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिरा। वो नीचे गिरने से पहले ही खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ शारिक और उसके साथी गलियों में दौड़ते हुए वहां से काफी दूर निकल चुके थे। फायरिंग की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि मोजू अभी तक डटा हुआ था। और फिर दफातन फायरिंग रुक गई। शारिक एक गली से निकलते ही रुक गया। सामने वाली गली काफी चौड़ी थी और दूसरी तरफ के मकान भी खासे वसी व अरीज थे। कोने पर एक छोटी सी मस्जिद देखकर शारिक की आंखों में चमक सी उभर आई। उस मस्जिद को देखकर उसके जहन में अचानक ही एक ख्याल उभरा था और उसने फौरी तौर पर एक फैसला कर लिया था। इस तरफ आओ, मेरे साथ। शारिक ने अपने साथियों को इशारा किया। वो मस्जिद के सामने से गुजरता हुए कुशादा गली में दाखिल होकर एक मकान के सामने रुक गया। यह मकान भी खासा कुशादा था। आगे के रुख पर तकरीबन 8 फुट ऊंची दीवार थी। ईंटों से बनी हुई ये दीवार काई की वजह से तकरीबन काली हो रही थी। उसके दाईं तरफ लकड़ी का गेट था, जिससे एक कार अंदर दाखिल हो सकती थी। शारिक ने गेट के अंदर जाकर देखा और फिर अपने साथियों को इशारा करता हुआ दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्दगी से अंदर कूद गया। उसके फौरन ही बाद पप्पू और जफरी भी अंदर कूद गए। वो तीनों दीवार के साथ लगे बैठे रहे। शारिक बड़ी गहरी नजरों से उस मकान का जायजा ले रहा था। खासा वसी लान था, जिसके दूसरी तरफ मकान की इमारत थी। यह मकान पुरानी तर्ज का था। कुशादा पोश था जिसमें एक लंबी सी कार खड़ी थी। पूरी इमारत अंधेरे में डूबी हुई थी। बरामदे में भी कोई बल्ब नहीं जल रहा था। हालांकि इस किस्म की इमारतों में रात को बरामदे में बल्ब जरूर जला दिया जाता है। शारिक ने अपने साथियों को इशारा किया और वो तीनों दबे कदमों चलते हुए लान से निकलकर इमारत के पहलू में होते हुए मकान के पिछली तरफ आ गए। उस तरफ भी तकरीबन 15 फुट खुली जगह थी और उसके बाद अकबी मकान की 4 दीवारी थी। इमारत के उस तरफ भी एक मुख्तसर सा बरामदा था, जहाँ भी तारीकी थी। अलबत्ता बरामदे के दाईं तरफ वाले कमरे की खिड़की में बहुत मध्यम सी सब्ज रोशनी की झलक नजर आ रही थी। खिड़की के अंदर पर्दा पड़ा हुआ था। शारिक ने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर पर्दे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया। शारिक ने पप्पू और जफरी को इशारा किया। वो दोनों आड़ में हो गए।
शारिक ने पिस्तौल दाएं हाथ में पकड़ लिया और बाएं हाथ से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उसने दोबारा दस्तक दी, इस मर्तबा भी कोई रद्द अमल नहीं हुआ। अलबत्ता तीसरी मर्तबा दस्तक देने के बाद अंदर से एक खुमार आलूद और सहमी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी, कौन है? बाहर कौन है इस वक्त? अल्ताफ भाई, मैं हूँ शारिक, दरवाजा खोलिए। शारिक ने जवाब दिया और उसका लहजा सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं था। कौन शारिक? अंदर से पूछा गया। गुवारी वाले शफाअत अली का बेटा, शारिक ने कहा। दरवाजा खोलिए अल्ताफ भाई, मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ। 1 मिनट इंतजार करो, मैं अब्बा जी को जगाता हूँ, अंदर से कहा गया और फिर खामोशी छा गई। 2-3 मिनट गुजर गए। शारिक खामोश खड़ा इंतजार करता रहा। ये उसके दादा फजल इलाही के दोस्त अब्दुल रहमान का घर था, तो उसने अब्दुल रहमान के घर पर ही पनाह ली थी। अब्दुल रहमान ने दोस्ती का हक अदा कर दिया था। उसने ना सिर्फ फजल इलाही और उसके बेटे शफाअत अली को कई महीनों तक अपने घर पर रखा था, बल्कि कोई कारोबार शुरू करने के लिए उसकी माली मदद भी की थी और लोहारी वाला मकान भी उसे अलाट कर दिया था। फजल इलाही के इंतकाल के बाद उनके घर के ताल्लुकात बरकरार रहे थे और जब शारिक के बाप शफाअत अली उसकी मां को कत्ल किया गया था और 9 उम्र शारिकी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब्दुल रहमान के बेटे ने उसका केस लड़ने के लिए बड़ी तगो-दो की थी। अल्ताफ अब्दुल रहमान का पोता था। शारिक का तकरीबन हम उम्र ही था। शारिक जब जेल से रिहा हुआ था तो वो कई मरतबा इनके घर जा चुका था, लेकिन जब पुलिस ने शारिक से शराफत से जिंदगी गुजारने का हक छीन लिया तो शारिक ने उनके यहाँ आना जाना छोड़ दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से पुलिस उन्हें भी तंग करे। लेकिन अब सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ हो गई थी। पुलिस पूरे इलाके में शारिक और उसके साथियों को तलाश करती फिर रही थी। शारिक को यकीन था कि मजीद पुलिस इलाके में पहुंच जाएगी और ऐसी सूरत में उनके लिए इलाके से निकलना जरूरी हो गया। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में फरार होना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल जरूर था। पुलिस को ऐसे मुल्जिमों की तलाश थी जो गाड़ियों की चेकिंग के दौरान फरार हुए थे और शारिक नहीं चाहता था कि उसे उसकी हैसियत से शनाख्त कर लिया जाए। मौजूदा सूरत-ए-हाल में उसे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता था। अल्ताफ का मकान उनके लिए कम अज कम आज की रात पनाहगाह साबित हो सकता था। सीढ़ियों की आवाज सुनकर शारिक चौंक गया। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। गालिबन पुलिस की मजीद नफरी इलाके में पहुंच गई थी। ये आवाजें पुलिस ही की सीटियों की थी। 3-4 मिनट गुजर गए। अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, ना ही कोई आवाज सुनाई दी। शारिक ने एक बार फिर हल्की सी दस्तक दी। इस मर्तबा थोड़ी देर बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि वो कोई बूढ़ा आदमी है। कौन है भाई? शारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो अल्ताफ का वालिद और अब्दुल रहमान का बेटा राशिद अली था। मैं हूँ चाचा जी शारिक, शारिक ने जवाब दिया। दरवाजा खोलिए, मुझे इस वक्त आपकी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? अंदर से आवाज सुनाई दी। मुझे पुलिस की सीटियां सुनाई दे रही हैं। क्या ये पुलिस तुम्हारी तलाश में है? जी हाँ चाचा जी, शारिक ने जवाब दिया। एक गलतफहमी की बिना पर पुलिस मेरा पीछा कर रही है। दरवाजा खोलिए, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। 1 मिनट रुको, खोलता हूँ दरवाजा, अंदर से जवाब दिया गया। और फिर चंद सेकंड बाद अंदर से कुंडा हटाए जाने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खुल गया। शारिक अंदर दाखिल हो गया। वो इस तरह खड़ा हुआ था कि दरवाजा बंद न किया जा सके। उसके करीब खड़े हुए अल्ताफ ने बत्ती जलाने के लिए स्विच बोर्ड की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन शारिक ने जल्दी से उसे रोक दिया। बत्ती मत जलाओ। शारिक कमरे का जायजा लेने लगा। ये अल्ताफ का बेडरूम था। बिस्तर पर 2-2.5 साल की एक बच्ची सो रही थी। पलंग के करीब ही एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी उम्र 28 और 30 के लगभग रही होगी। उसके चेहरे पर खौफ के तासरात नुमायां थे। वो अल्ताफ की बीवी फरीदा थी। शारिक को वो भी जानती थी, लेकिन इस वक्त शारिक को देखकर वो खौफजदा हो गई थी। शारिक के बारे में वो अखबारात में भी बहुत कुछ पढ़ रही थी। घर में भी अक्सर वो बेशतर उसका जिक्र होता ही रहता था। अपने सास ससुर और शोहर से शारिक के हालात सुनकर उसे अगरचे शारिक से हमदर्दी हो गई थी, लेकिन इस वक्त वो शारिक की मौजूदगी से खौफजदा थी। पुलिस की सीटियों की आवाज भी वो सुन रही थी। उसे ये खौफ था कि अगर पुलिस शारिक की तलाश में यहाँ आ गई तो शारिक तो शायद भाग जाएगा, लेकिन वो लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। शारिक अच्छी तरह जानता था कि इस घर में उन तीनों और एक छोटी बच्ची के अलावा और कोई नहीं था। घर के कामकाज के लिए एक मुलाजमा थी जो रात के खाने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद शारिक ने दरवाजे से बाहर गर्दन निकालकर सरगोशियाना लहजे में जफरी को पुकारा। पलक झपकने की देर में जफरी और पप्पू तारीकी से निकलकर बरामदे में आ गए। शारिक ने दरवाजा खोल दिया। वो दोनों जैसे ही अंदर दाखिल हुए, शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों के हाथों में राइफलें थी। वो चेहरों से भी छटे हुए बदमाश लग रहे थे। उन्हें देखकर फरीदा के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। राशिद अली और अल्ताफ के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगी। राशिद अली बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा धुआं हो गया। वो लड़ती हुई आवाज में बोला, शारिक, मैंने तुम्हें सिर्फ पनाह दी थी, बदमाशों और पूरे कातलों के टोले को नहीं। तुम लोग यहाँ से निकल जाओ अभी और इसी वक्त। चाचा जी, शारिक ने हाथ में पकड़ी हुई पिस्तौल को मखसूस अंदाज में हरकत देते हुए कहा, हम में से कोई नहीं जाएगा। और अगर आप लोगों में से किसी ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो बेगैरत है।
एहसान फरामोश हो तुम। राशिद अली बोला, तुम शायद भूल गए हो कि मेरे बाप ने तुम्हारे बाप और दादा को उस वक्त उस घर में पनाह दी थी जब वो बेघर हो गए थे और दर दर की ठोकरें खा रहे थे और कोई उनका पुरसान हाल नहीं था। हमने उन्हें सहारा दिया था। तुम्हारे बाप की शादी हम ही ने करवाई थी और जब तुम्हें पहली बार पुलिस ने पकड़ा था तो हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन तुम सब कुछ ही भूल गए। हमारे तमाम एहसानात फरामोश कर दिए तुमने। मुझे सब याद है, मैं आपका कोई एहसान नहीं भूला। शारिक ने उसकी बात काट दी। अगर आप लोग मेरे बाप और दादा को सहारा ना देते तो शायद आज मेरा भी वजूद ना होता। मैं तो आपके एहसानात मरते दम तक नहीं भूल सकूंगा, लेकिन इस वक्त मजबूरी है। पुलिस हमारी तलाश में है, हमें देखते ही गोली मार दी जाएगी। हमें पनाह चाहिए। यकीन कीजिए हमसे आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, लेकिन आपको हम पर एक और एहसान करना होगा। हमारे साथ ताउन कीजिए। पुलिस जैसे इस इलाके से निकलेगी हम भी चले जाएंगे। लेकिन पुलिस यहाँ आएगी, राशिद अली ने कहा। उस थाने की पुलिस जानती है कि तुम्हारा हमारे यहाँ आना जाना था। वो लोग तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ पहुंच जाएंगे। पुलिस को शारिक की तलाश नहीं है, शारिक ने बताया। उन्हें नामालूम मुल्जिमों की तलाश है जो चेकिंग के दौरान फरार हुए हैं। वो लोग खास तौर पर इस घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे, लेकिन मैं इज्जतदार आदमी हूँ, कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। राशिद अली ने कहा, आपकी इज्जत पर कोई अर्फ नहीं आएगा। शारिक ने कहा, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकता। राशिद अली ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, तुम बदनामे जमाना मुजरिम हो। पुलिस अरसा से तुम्हारी तलाश में है। अगर बाद में भी पुलिस को पता चल गया कि तुम यहाँ आए थे तो पुलिस हमें सुकून से नहीं बैठने देगी। पुलिस को कभी पता ही नहीं चलेगा कि हम कभी यहाँ आए थे, शारिक ने जवाब दिया। लेकिन अगर आपने हमें पनाह देने से इनकार कर दिया तो। उसने खामोश होकर मानीखेज अंदाज में पिस्तौल को हरकत दी, फिर जफरी और पप्पू की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे ये दोनों साथी मुझसे ज्यादा खतरनाक है। मैं तो आपका लिहाज कर सकता हूँ, लेकिन ये तो गोया तुम। हाँ, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। शारिक ने उसकी बात काट दी। जहाँ सवाल अपनी जिंदगी का हो वहाँ दूसरों के एहसानात की कोई वुकत नहीं रहती। मजबूरी है चाचा जी। उसने खामोश होकर कमरे में इधर उधर देखा और फिर राशिद अली, अल्ताफ और उसकी बीवी को पिस्तौल से इशारा करते हुए बोला, अब मैं आप लोगों पर एतमाद कर सकता हूँ। बराए करम आप दरमियान वाले कमरे में चले जाइए। किसी को इस कमरे में छोड़कर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। भाभी, आप बच्ची को उठा लें। दरमियान वाले कमरे में कालीन बिछा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ बिस्तर बिछा सकती हैं। जल्दी करें, ये ज्यादती कोई ज्यादती नहीं। शारिक ने एक बार फिर राशिद अली की बात काट दी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर वक्त हमारी नजरों में रहें और इस मकसद के लिए दरमियान वाला कमरा ही मुनासिब रहेगा। राशिद और अल्ताफ खूनख्वार नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। फिर अल्ताफ की बीवी फरीदा ने बड़ी एहतियात से पलंग पर सोई हुई बच्ची को गोद में उठा लिया और वो तीनों एक दूसरे के पीछे अंदर वाले दरवाजे में दाखिल हो गए। शारिक ने पप्पू को वहीं रुकने का इशारा किया और जफरी को लेकर खुद भी दरमियान वाले कमरे में आ गया। शारिक यहाँ कई मरतबा आ चुका था और इस मकान से अच्छी तरह वाकिफ था। सामने वाले बरामदे से अंदर दाखिल होने के बाद दाईं तरफ बैठक थी, बाईं तरफ वो कमरा था जहाँ आमतौर पर मेहमानों को ठहराया जाता था। आगे एक बड़ा हालनुमा कमरा था जहाँ आमतौर पर रात को घर के सब अफराद जमा हुआ करते थे। उस कमरे के फर्श पर दबीज कालीन बिछे हुए थे और खूबसूरत तरीके से आरास्ता थे। एक कोने में छोटी मेज पर रेडियो भी रखा हुआ था। उससे आगे दाईं तरफ साथ साथ दो कमरे थे। उनमें एक कमरा राशिद अली का था और दूसरा अल्ताफ और उसकी बीवी का। उस कमरे का अकबरी दरवाजा बरामदे में खुलता था। दूसरी तरफ एक और कमरा और उसके साथ कुशादा किचन था। शारिक ने उन लोगों के लिए दरमियान वाले कमरे का इंतखाब इसलिए किया था कि यहाँ वो लोग हर वक्त उनकी नजरों में रह सकते थे। अल्ताफ कमरे में जाकर चादर और तकिए उठा लाया। उसने दो चादरें और कालीन बिछाकर तकिए पर रख दिए। फरीदा ने बच्ची को एक चादर पर लिटा दिया और खुद उसके करीब ही बैठ गई। अल्ताफ भी उसके करीब ही बैठ गया, जबकि राशिद अली बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। तुम बहुत बुरा कर रहे हो शारिक। राशिद अली रुककर उसकी तरफ देखने लगा। बुराई तो उस वक्त होगी जब मैं या मेरे साथी आप में से किसी को कोई नुकसान पहुंचाएंगे। शारिक बोला, हमारा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। पुलिस का खतरा टल जाने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और हम पुलिस का सामना करने के लिए यहाँ रह जाएंगे। राशिद अली बोला, मैंने कह दिया ना कि कुछ नहीं होगा। शारिक ने कहा। उसके लहजे में शदीद झुंझलाहट थी। सो जाओ, अब तुम लोग सो जाओ। उसने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा। इस वक्त 2 बजने वाले थे। राशिद अली भी झुंझला गया था। उसने कुछ कहना चाहा मगर दांत भींच कर रह गया और करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। पप्पू भी अब अल्ताफ के बेडरूम से निकलकर उसी कमरे में आ गया था। शारिक ने उसे इशारा किया और वो कमरे के दरवाजे के करीब ही कुर्सी पर बैठ गया। अपनी कलाशिनकोफ उसने घुटनों पर रख ली। जफरी भी शारिक का इशारा पाकर फ्रंट डोर के करीब एक कुर्सी पर बैठ चुका था, जबकि शारिक भी एक कुर्सी पर बैठ गया। फरीदा और अल्ताफ एक दूसरे के करीब कालीन पर बैठे सरगोशियों में गुफ्तगू कर रहे थे। फरीदा अगरचे खौफजदा थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ऊँगने लगी। फिर वो अपनी बच्ची के साथ लेट गई और जिस्म पर चादर ओढ़ ली। उसके तकरीबन आधे घंटे बाद अल्ताफ भी कालीन पर लेट चुका था।
अलबत्ता बूढ़ा राशिद अली कुर्सी पर बैठा जाग रहा था। शारिक, पप्पू, रफी अपनी अपनी कुर्सियों पर अलर्ट और चाको चौबंद बैठे थे। सारा दिन और फिर रात भर की भागदौड़ के बावजूद उन तीनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। शारिक अपनी कुर्सी पर खामोश बैठा राशिद अली और उसके घर वालों के बारे में सोच रहा था। इस घराने ने शारिक के बाप दादा पर वाकई बहुत एहसानात किए थे और इस वक्त उन्हें यरकमाल बनाने पर शारिक को अफसोस था, लेकिन इसके सिवा चारा भी नहीं था। सुबह 5:30 बजे के करीब मस्जिद से फजर की अजान की आवाज सुनाई दी तो राशिद अली एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। चंद मिनट बाद ही फरीदा और अल्ताफ भी बेदार हो गए। मैं बाथरूम जा रहा हूँ वुजू करने के लिए। राशिद अली कुर्सी से उठकर शारिक के जवाब का इंतजार किए बगैर एक कमरे में घुस गया। शारिक खामोश बैठा कमरे के दरवाजे को देखता रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद राशिद अली कमरे से बरामद हुआ। मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा हूँ। राशिद अली खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, आप बाहर नहीं जा सकते। शारिक कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। आज घर पर ही नमाज पढ़ लीजिए। मैं नमाज पढ़ने के लिए बाकायदगी से मस्जिद में जाता हूँ। वहाँ मेरे पड़ोसी और मोहल्ले के दूसरे लोग भी आते हैं। नमाज के बाद हम में कुछ गपशप होती है। अगर मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना गया तो मेरा कोई ना कोई पड़ोसी मेरे मस्जिद में ना आने की वजह मालूम करने के लिए यहाँ जरूर आएगा और उस वक्त तुम लोगों की यहाँ मौजूदगी का राज खुल जाएगा। ठीक है, शारिक ने कुछ सोचते हुए कहा, आप मस्जिद में नमाज जरूर पढ़ने जाइए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपका बेटा, बहू और पोती हमारे कब्जे में है। मैं तुम्हारी धमकी को समझ रहा हूँ, लेकिन मुतमईन रहो, मेरी जबान बंद रहेगी, राशिद अली ने कहा। शारिक ने दरवाजा खोल दिया और राशिद अली के बाहर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। फिर मुड़कर फरीदा की तरफ देखने लगा जो अब भी खासी खौफजदा नजर आ रही थी। क्या तुम चाय बनाने की जहमत कर सकती हो भाभी? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मत कहो मुझे भाभी। फरीदा के लहजे में तलखी और नफरत का मिला जुला आंसर था। उसने सोती हुई बच्ची की तरफ देखा और उठकर बावर्ची खाने में चली गई। शारिक भी बावर्ची खाने के दरवाजे पर आकर रुक गया। वो ये देखना चाहता था कि बाहर की तरफ बावर्ची खाने का कोई दरवाजा तो नहीं था। फिर मुतमईन होकर अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद फरीदा चाय बनाकर ले आई। उसने एक एक कप उन तीनों के हाथ में थमा दिया। एक अपने शोर को दिया और एक कप लेकर खुद बैठ गई। तकरीबन 6:15 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शारिक और उसके साथी होशियार हो गए। शारिक ने अल्ताफ को इशारा किया। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगर कोई बाहर का आदमी हो तो उसे किसी बहाने से लौटा देना। शारिक ने पिस्तौल सीधा करते हुए सरगोशी की। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसने फरीदा और बच्ची की तरफ इशारा किया। अल्ताफ उसे खूनख्वार नजरों से घूरता हुआ आगे बढ़ गया। शारिक आड़ में हो गया था। उसके दोनों साथी भी मुख्तलिफ कमरों के दरवाजों की आड़ में छुप गए। अल्ताफ ने दरवाजा खोल दिया। राशिद अली को अंदर दाखिल होते देखकर शारिक के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। राशिद अली अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। फरीदा उठकर किचन में चली गई और उसके लिए चाय बनाकर ले आई। बाहर की क्या सूरत हाल है? पुलिस के बारे में कुछ मालूम हुआ? शारिक ने राशिद अली के करीब आकर पूछा। पुलिस अभी तक इसी इलाके में मौजूद है, राशिद अली ने जवाब दिया। बाद मशकूक घरों पर छापे भी मारे गए हैं और कुछ बदनाम लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ और? शारिक ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। रात को पुलिस मुकाबले में एक आदमी मारा गया है और वो यकीनन तुम्हारा ही साथी होगा। पुलिस अभी उसे शिनाख्त नहीं कर सकी, लेकिन पुलिस के बारे में तुम मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो। मरने वाले की शिनाख्त हो जाने के बाद उसके साथियों के बारे में भी मालूम कर लेंगे, इसलिए पुलिस मेरे बारे में कभी नहीं जान सकेगी। शारिक ने उसकी बात काट दी। मौजू के मारे जाने की खबर सुनकर वो अफसुर्दा हो गया था। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर भी अफसुर्दगी नजर आ रही थी। वो कुछ कहना चाहता था कि ठीक उसी लम्हे बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। शारिक उछल पड़ा और उलझी हुई नजरों से राशिद अली की तरफ देखने लगा।